गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को किसी ग्रुप में या सीक्वेंस में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बांटते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। मतलब किसी चीज़ को डिफरेंट ग्रुप में या सीक्वेंस में जब हम चीज़ों को बांटते हैं उसे क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के मीनिंग के बाद सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। तो सबसे पहला है टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डाटा, या तुम इसे बोल सकते हो टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा। तो क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेटा किसी भी डाटा को आसान बनाने के लिए, किसी भी डाटा को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने पॉपुलेशन को दो कैटेगरी में बांट दिया, जैसे सपोज करो मैरिड अनमैरिड, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा क्लासिफिकेशन। अब बेटा क्लासिफिकेशन का फ़ायदा होता है कि क्लासिफिकेशन बड़े बड़े डाटा को आसान बनाने का, सिंपल बनाने का काम करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। दूसरा पॉइंट है टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ डाटा। किसी भी डाटा के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि जो एजुकेटेड व्यक्ति हैं उनकी इनकम ज़्यादा है, अनएजुकेटेड व्यक्तियों की इनकम कम है, तो मतलब हमें पता चला कि एजुकेटेड व्यक्तियों की इनकम ज़्यादा है, अनएजुकेटेड व्यक्तियों की कम है। ठीक है, तो मतलब उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। जैसे बेटा देखो, जैसे कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे एजुकेटेड अनएजुकेटेड, मैरिड अनमैरिड, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, इनको हम अलग अलग क्लास में, सेपरेट क्लास में रखेंगे कि मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं। तो मतलब इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा दो चीज़ों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस हैं। अगला, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने में भी कौन मदद करता है, कंपैरिजन करने में भी कौन मदद करता है, क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जैसे स्कूल में कि इस क्लास में इतने बच्चे हैं, इतने बॉयज़ हैं, इतनी गर्ल्स हैं। फॉर एग्जांपल 11th बी में इतने बॉयज़ हैं, इतनी गर्ल्स हैं, या 11th सी में इतने बॉयज़ हैं, इतनी गर्ल्स हैं। तो उससे हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं और कौन सी क्लास में बच्चे कम हैं। मतलब या 11th बी में गर्ल्स ज़्यादा हैं या 11th सी में गर्ल्स ज़्यादा हैं। तो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने में भी कौन मदद करता है, क्लासिफिकेशन। दो चीज़ों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने में, रिलेशन पता करने में कौन मदद करता है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे अब हम ये कहें कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट रही है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, कोई चीज़ महंगी, अगर किसी चीज़ के प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स या नेगेटिव। या हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति एजुकेटेड है उनकी इनकम ज़्यादा है, तो मतलब हमें पता चला कि इनके बीच में कैसा रिलेशन, डायरेक्ट या पॉजिटिव। एजुकेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा इनकम भी अच्छी होगी। अगला है टू प्रिपेयर डाटा फॉर टैबुलेशन। टैबुलेशन के लिए डाटा प्रिपेयर करने में भी कौन मदद करता है बेटा, हमारी क्लासिफिकेशन। टैबुलेशन मतलब जब किसी भी डाटा को टेबल की फॉर्म में बनाते हैं उसे बोलते हैं टैबुलेशन। ठीक है, तो टैबुलेशन की फॉर्म में डाटा को प्रिपेयर करने के लिए भी हमें कौन हेल्प करेगा, क्लासिफिकेशन। अगला पॉइंट है बेटा टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर। टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर, देखो जब किसी को देखते हैं ना, वीडियो देखते हैं, किसी की ऑडियो सुनते हैं, तो मतलब ये जो ऑडियो वीडियो चीज़ें होती हैं, जैसे हम मूवी देख रहे हैं तो कोई आसानी से हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, मेंटल पिक्चर बन जाती है, और वो चीज़ें हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। तो ऐसे ही अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उससे हमारे दिमाग में इमेज बनेगी, जिससे हम डाटा को आसानी से याद रख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, लंबे समय तक हमारे दिमाग में वो चीज़ें आसानी से स्टोर रहेंगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए क्लासिफिकेशन के। इसके बाद आता है रिक्विजिटीज ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन या क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। मतलब अच्छी क्लासिफिकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं।
सबसे पहले क्लासिफिकेशन सूटेबिलिटी, मतलब क्लासिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करता हो। जिस चीज़ के लिए हम जिस चीज़ के लिए, जिस टॉपिक के लिए हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो हमारा एम, ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर्स की, मतलब वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उनका इनकम लेवल कैसा है, ठीक है, तो हम उसमें डाटा सिर्फ और सिर्फ उनकी इनकम से रिलेटेड लेंगे, उनकी एजुकेशन या उनके रिलीजन या उनके कास्ट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करेंगे हम? इनकम के बेसिस पे, क्योंकि हमें किस चीज़ का, हमें उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन पता करनी है, उनकी हालत कंडीशन का पता करना है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके की है। इसके लिए हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जो डाटा को सूट करे। दूसरा है बेटा अनएम्बिजियस। इसका मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन हमेशा हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, जिससे हम आसानी से समझ सकें, आसानी से उसे याद कर सकें। तो क्लासिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगला है बेटा एग्जॉस्टिवनेस। इसका मतलब क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन शुड बी सो एग्जॉस्टिव दैट एवरी यूनिट ऑफ सीरीज शुड फाइंड प्लेस इन वन ग्रुप और अनदर। इसका मतलब ये है बेटा कि क्लासिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि कोई डाटा हमारा बच ना जाए, जो भी हम ग्रुप बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो आ जाए। ठीक है बेटा। अगला है पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जो सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, आसानी से हम उसे एडजस्ट कर सकें। ठीक है बेटा। अगला है हमारा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है एक बार जो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है और इससे रिलेटेड हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो फिर उसे हमें बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। जो एक बार डिसाइड कर लिया उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर देना चाहिए। बार बार चेंज करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। दूसरा है बेटा होमोजिनिटी। होमोजिनिटी का मतलब क्या होता है? होमोजिनिटी का मतलब होता है एक जैसा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें दो चीज़ों का, हम कभी भी पेड़ की हाइट को इंसानों की हाइट से कंपेयर नहीं कर सकते। इंसानों की हाइट को इंसानों की हाइट से तो कंपेयर करोगे तो मतलब डाटा सिमिलर नेचर का होना चाहिए। अब मान लो एज के बेसिस पे अगर तुम कर रहे हो क्लासिफिकेशन, तो एज के बेसिस पे करोगे, एज का वेट से और वेट का एज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे हो गए रिक्विजिटीज ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं बेटा मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन किस किस टाइप का होता है? सबसे पहला है बेटा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी लोकेशन या रीजन के बेसिस पे, तो उसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे एग्जांपल तुम्हें दिया हुआ है, इसमें हमने सिटीज़ के बेसिस पे क्या कर रखा है? पॉपुलेशन को क्लासीफाई कर रखा है, पॉपुलेशन को बांट रखा है। जैसे आंध्र प्रदेश में 84,665 पॉपुलेशन है, तमिलनाडु में 72,000। इस तरीके से ही दो देशों के बीच में भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते थे कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में इतनी है, चाइना में इतनी है। मतलब रीजन के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अगला बेटा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा? जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें जो तुम्हारी फिगर दे रखी है 4.2 टेबल दे रखा है, इसमें देखो 1951 में पॉपुलेशन इतनी थी हमारे देश में 1744 ये पॉपुलेशन थी दिल्ली की। फिर 1961 में इतनी हुई, 1971 में 4066। तो ये टाइम के हिसाब से रखा है, ईयर वाइज ईयर। तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं बेटा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हमारा वो क्लासिफिकेशन होता है जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे सेक्स, लिटरेसी, रीजन, कास्ट, एजुकेशन एटसेट्रा। इनको हम क्या बोलेंगे? इनके बेसिस पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के भी दो पार्ट हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब डाटा को हम सिर्फ और सिर्फ
दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। जैसे पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। अब जब इनके सब पार्ट बन जाते हैं, जब इनके सब पार्ट बन जाएंगे, मेल में भी कितने एजुकेटेड हैं कितने अनएजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड में कितने मैरिड हैं कितने अनमैरिड हैं, ठीक है। जब इस तरीके से बन जाएगा, जैसे तुम देखो पॉपुलेशन को बोला इन्होंने मेल कितने हैं और मेल में लिटरेट कितने हैं इलिटरेट कितने हैं, उनमें कितने हिंदू हैं कितने नॉन हिंदू हैं, ठीक है, या फीमेल में। तो ये क्या है हमारा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, जो मतलब सब पार्ट में डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलेंगे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जो दो पार्ट में डिवाइड होता है उसे क्या बोलता है, सिंपल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब हम डाटा को नंबर की फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम करेक्टरिस्टिक, जैसे कि हाइट, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, सेल, इनको जब हम किसी कैटेगरी में बांट देंगे तो इसे क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया हुआ है एज, जो 10 से 12 एज के बच्चे थे वो कितने हैं, 150 स्टूडेंट हैं स्कूल में, 12 से 14 तक 130 स्टूडेंट हैं, 14 16 120 स्टूडेंट, 16 से 18 120 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं स्कूल में 500। तो ये क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अ वेरिएबल रेफर टू क्वांटिटी और एटीट्यूड हुज वैल्यू वेरी फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर। जो मतलब जब अलग अलग इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जब वैल्यू वेरी करती है, वैल्यू मतलब चेंज होती रहती हैं, उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल। जैसे हम बोल सकते हैं अगर तुम कोई प्रोडक्ट लो, जैसे कोई फ्रूट खरीदते हो तो फ्रूट्स की कीमत अलग अलग होगी, प्राइस अलग अलग होंगे, डिफरेंट कमोडिटी के डिफरेंट प्राइस होंगे। तो ये किसका एग्जांपल है, वेरिएबल का। जैसे एज, अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग एज होगी, तो ये किसका एग्जांपल है, वेरिएबल का। अब बेटा वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। सीधा डिफरेंस देखो, डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सी वेरिएबल होती है, जिसमें हम क्या लेते हैं, सीधा एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं। जब हम किसी वेरिएबल में एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे नंबर की फॉर्म में, मतलब कंप्लीट नंबर में, उसे क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। और जहाँ पर वेरिएबल हमारा कंप्लीट नंबर में भी आ सकता है और फ्रैक्शन में भी आ सकता है, मतलब पॉइंट में। जैसे अभी बताऊँगा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल तुम समझ लो वेट या हाइट। अब वेट जो है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल 60.5 70.5, तो 80 भी हो सकता है, 80.2 भी हो सकता है, मतलब कंप्लीट नंबर में भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे हाइट 5'1", 5'6", 5'8", इस तरीके से, मतलब पॉइंट में भी हो सकती है, कम एग्जैक्ट नंबर में भी हो सकती है। उसे क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल हमेशा कंप्लीट नंबर में बढ़ता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कंप्लीट नंबर में भी इंक्रीज हो सकता है और फ्रैक्शन में भी इंक्रीज हो सकता है। ऐसे ही डिस्क्रीट वेरिएबल को हम काउंटिंग के द्वारा आसानी से कर सकते हैं मेज़र, लेकिन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को हमें मेज़र करना पड़ता है। मतलब अगर तुम्हें एज नापनी है, अगर सपोज़ करो तुम्हें वेट निकालना है तो उसके लिए तुम्हें वेट मशीन लानी पड़ेगी, या हाइट करनी है, हाइट मेज़र करनी है तो उसके लिए तुम्हें इंच टेप लानी पड़ेगी, ठीक है। और डिस्क्रीट वेरिएबल में काउंटिंग से भी, जैसे फॉर एग्जांपल के एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं उसे हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग के द्वारा ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल होगा, जैसे नंबर ऑफ वर्कर या नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास का एग्जांपल हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल का, क्योंकि इसे हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में जैसे हाइट या वेट, ये किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के। इसके बाद आता है बेटा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम अ गिवन वैल्यू अपीयर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई वैल्यू कितनी बार आई है उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार आ रही है। जैसे 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 70 मार्क्स हैं, जैसे 6 स्टूडेंट ऐसे हों जिनके 85 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अ टेबल इन विच द फ्रीक्वेंसी एंड द एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर रिटर्न साइड बाय साइड। जो हम किसी भी वेरिएबल में साइड बाय साइड फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
जैसे टेबल 4.5 और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल लिखेंगे टेबल 4.4, ठीक है, क्या डिस्क्रीट वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज की। बेटा स्टैटिस्टिकल सीरीज हमारी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं लॉजिकल ऑर्डर में, उन्हें अरेंज करते हैं सीक्वेंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ठीक है, तो ये सब जो मतलब मेजरेबल हो, नॉन मेजरेबल, करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जब हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब स्टैटिस्टिकल सीरीज जो होती हैं बेटा करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी होती हैं और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे भी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सबसे पहले है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज़ दैट अ वेरिएबल हैज़ टेकन इन अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग टाइम में, अलग अलग पीरियड में कितनी वैल्यू आई हैं उसे क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज से रिलेटेड है। जैसे 1951 से 2011 तक दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी रही, ये क्या कहलाएगा, टाइम सीरीज। स्पैटियल सीरीज क्या कहलाएगा, जब हम लोकेशन के बेसिस पे, जोग्राफिकल लोकेशन, मतलब जैसे मैंने तुमको बताया था कि तमिलनाडु में इतनी पॉपुलेशन है, या आंध्र प्रदेश में इतनी पॉपुलेशन है, या इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में इतनी पॉपुलेशन है, सब क्या कहलाएगा बेटा, स्पैटिकल सीरीज। कंडीशन सीरीज क्या कहलाता है, जो कंडीशन के बेसिस पे हो, मतलब जो कंडीशन चेंज होती है, जैसे एज चेंज होती रहती है स्टूडेंट्स की, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, कंडीशन सीरीज। अब बेटा इसमें आता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है बेटा, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मार्क्स दे रखे होते हैं, मतलब एक्स की वन होता है, एक्स की वन होता है, उसे क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। जैसे तुम्हें एग्जांपल दे रखा है 10 स्टूडेंट्स के नंबर दे रखे हैं तुम्हें, तो ये क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल सीरीज। ये और ये हमारी अनऑर्गेनाइज भी हो सकती है और ऑर्गेनाइज भी हो सकती है। अनऑर्गेनाइज जैसे अब तुम्हें ऊपर दे दिया, किसी के 35, किसी के 40, फिर 38, मतलब जो हमारे सीक्वेंस में ना हो, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी, अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज। और ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज क्या होगी, जो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज। जैसे दे रखा है तुम्हारा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ये क्या हमारी ऑर्गेनाइज सीरीज है, ठीक है बेटा। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं। जैसे अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल नंबर 1, 11th के बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं ये। अब इसे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रिपेयर करना है, तो क्या देखो कितने कितने का गैप आ रहा है बेटा, 5 5 का, तो मार्क्स में लिख दो सबसे कम कितना नंबर 10, तो 5 5 गैप ले लो, 10 15 20 25। अब ये इधर एक कॉलम बनाओ टैली मार्क्स, एक कॉलम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का। अब टैली मार्क्स में कितने लिखेंगे, अब ये देखो 10 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 10 नंबर आए हैं 7 बच्चों के, तो टैली मार्क्स में पहले 4 लाइन डंडे बनाओ, फिर 5 के लिए ऐसा काटेंगे, फिर 2 आ गया तो 5 2 7, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 7, मतलब 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर कितने हैं 10। ऐसे ही 15 का देखो, 15 में कितने हैं, 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके कितने नंबर आए हैं, 15 है। अब 4 तो पहले डंडे खींचे, जैसे तुमने करा होगा 9th 10th में, पहले 4 डंडे खींचो, फिर 5 के लिए क्रॉस लगा देते हैं, फिर 4 और डाल दिए, तो इस तरीके से ही हमें बना लेना है बेटा, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा कॉन्टीन्यूस सीरीज। कॉन्टीन्यूस सीरीज कौन सी होती है, जिसमें क्लास इंटरवल दे रखा हो, जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरीके से। अब क्लास लिमिट क्या होती है, अब क्लास लिमिट में देखो बेटा, क्लास लिमिट हमारी होती है जो भी लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू है वेरिएबल की, उसे बोलेंगे क्लास लिमिट। जैसे सपोज एक क्लास इंटरवल दे रखा है 10 और 20, 10 से 20, तो इसमें 10 जो है लोअर लिमिट है और अपर लिमिट कितनी है 20, तो ये क्या है, इसकी क्लास लिमिट है, ठीक है बेटा। क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज नोन एज क्लास इंटरवल। क्या कहलाएगा, क्लास इंटरवल, सिंपल है। इसके बाद रेंज। रेंज क्या होती है बेटा, रेंज होती है हमारी, जैसे हमें क्लास इंटरवल दे रखा है 0 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40, इस तरीके से 70 से 80 तक दे रखा है। तो जो सबसे पहली फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर वैल्यू थी और जो अपर वैल्यू है क्लास इंटरवल की हाईएस्ट की, लास्ट वाले की, उनके बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, रेंज। फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से 10, तो सबसे कम वैल्यू कितनी हो गई 0, और कहाँ तक है 70 to 80 तक, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो गई 80, तो 80 में से 0 गई, कितना आ जाएगा 80, ये क्या हो गया हमारा रेंज, क्या हो गया रेंज। इसके बाद बात करते हैं मिड वैल्यू की। मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। जैसे क्लास इंटरवल दे रखा है 10 से 20,
तो 10 और 20 को प्लस कर दो और उसे डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा हमारा मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा बता दिया मैंने अभी पीछे, दोबारा कर वही दे रखा है। अब बेटा देखो एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है। एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जब हमें क्लास इंटरवल ऐसे दे रखा हो 10 से 20, 20 से 30, मतलब जो लोअर जो अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की और जो लोअर लिमिट है नेक्स्ट क्लास इंटरवल की वो दोनों सेम होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज़। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो जैसे क्लास इंटरवल है 10 to 20, तो जो इसमें अपर वैल्यू 20 वैल्यू वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। मतलब ऐसे स्टूडेंट सपोज करो किसी बच्चे के 20 नंबर हैं, तो 20 नंबर 10 to 20 वाले में नहीं इंक्लूड होगा, वो इंक्लूड होगा दूसरे वाले में। मतलब हमने वैल्यू क्या कर दिया, इंक्लूड नहीं करा, एक्सक्लूड करा है। उस वैल्यू को 20 की वैल्यू को हम नेक्स्ट क्लास इंटरवल में लिखेंगे, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड में होता है जहाँ पर जो अपर क्लास इंटरवल की वैल्यू है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर वैल्यू है वो दोनों जब सेम नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव मेथड। जैसे सपोज करो हमने क्लास इंटरवल बनाया 10 से 19, 20 से 29, 30 to 39, 40 to 49, तो इसमें 19 और 20 वैल्यू सेम है क्या, नहीं है। अब इसमें क्या होता है, 19 की वैल्यू इंक्लूड होगी। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के 19 नंबर आए हैं तो 10 to 19 वाले क्लास इंटरवल में ही इंक्लूड होगी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव मेथड। क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज़। आगे बात सही में। अब क्वेश्चन ज़्यादातर क्या आते हैं बेटा इसमें कि इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करूँ। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल नंबर 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, ये दे रखा है। अब इसे हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो क्लास इंटरवल दे रखी है जैसे 10 से 19, 20 से 29, उनमें क्या करो, जो लोअर वैल्यू उसमें 0.5 की वैल्यू लेस कर दो और अपर क्लास इंटरवल में 0.5 की वैल्यू ऐड कर दो। तो मतलब 10 में अगर हम 0.5 की वैल्यू लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.5, और 19 में 0.5 की वैल्यू ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 19.5। ऐसे ही 20 में लेस करोगे 0.5 की वैल्यू तो 19.5, और 29 में ऐड करोगे तो 29.5, 30 में लेस करोगे 0.5 की वैल्यू तो 29.5, 39 में ऐड करोगे 39.5। इस तरीके से हमने क्या करा, इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या कर लिया, कन्वर्ट। फ्रीक्वेंसी सेम लिखेंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो ये तरीका हो गया इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4.22 पे, डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव मेथड एंड इंक्लूसिव मेथड। इनका डिफरेंस देख लो, जो ही मैंने बताई है इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट जो होती है क्लास इंटरवल की वो नेक्स्ट इमीडिएट क्लास में काउंट होती है। मैंने बताया जैसे 10 to 20 की वैल्यू है तो 20 मार्क्स जिस स्टूडेंट के आए हैं वो नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होगा, उसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन इंक्लूसिव मेथड में जो अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की वो उसी क्लास इंटरवल में काउंट होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। जैसे 10 to 19 है तो 19 नंबर जिस स्टूडेंट के आए हैं उसी क्लास इंटरवल में वो हमारी इंक्लूड होगी। ऐसे ही अगला देखो बेटा, एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, जो अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की और जो लोअर क्लास लिमिट है नेक्स्ट क्लास इंटरवल की, वो दोनों क्या होंगी, सेम। जैसे 10 to 20 तो 20 और 20 to 30 तो 20 और 20 नेक्स्ट क्लास की क्या है, सेम है, नहीं है, ठीक है। लेकिन इंक्लूसिव मेथड में सेम नहीं होती। इंक्लूसिव मेथड में क्या होगा, जैसे 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है। 19 के बाद क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव सीरीज में अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है तो हमें एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इंक्लूसिव को हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हमें कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो, ठीक है बेटा। तो ये हो गया इंक्लूसिव मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड। अब बेटा क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें देखो हमें कुछ क्लास इंटरवल दे रखे हैं और उन्हें बोला लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करो। ये तुमने पहले भी करे होंगे, 9th 10th में दोनों में थे ये। तो बेटा कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो अगर लेस देन में कन्वर्ट करना है तो ये हमें क्लास इंटरवल दे रखा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो जो हमारी क्लास इंटरवल है 100 to 110, उसमें सब ऊपर वाली वैल्यू कौन सी, 110 कितनी है, 110 है। तो हम क्या लिखेंगे, लेस देन 110, लेस देन 120, लेस देन 130, लेस देन 140, लेस देन 150, लेस देन 160। इस तरीके से क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे डेली बेसिस का कॉलम।
उसके बाद हमें क्या निकालना है, ये हमें फ्रीक्वेंसी रखी थी ऊपर 100 to 110 के सामने 10, 6, 9 जो दे रखी है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इससे हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन के लिए कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहला वाला सेम लिखो, पहला वाला सेम और फिर ऊपर से नीचे ऐड, 10 + 6 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36, 36 + 3 39, 39 + 1 40। अब अगर इसी को मोर देन में कन्वर्ट करना है तो मोर देन पहले लिखेंगे मोर देन 100 जो लोअर लिमिट है उससे ज़्यादा, मोर देन 100, मोर देन 110, मोर देन 120, मोर देन 130, मोर देन 140, मोर देन 150 लिख लिया। इसके बाद इसमें क्या करेंगे बेटा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही थी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें सपोज करो 40 दे रखी है, ठीक है। या एक काम करो, इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले जो नीचे से, इसमें नीचे से प्लस करो, जैसे 1 का 1 लिख लिया नीचे, फिर 1 + 3 4, फिर 4 + 11 15, इस तरीके से इसमें क्या करेंगे, नीचे से ऊपर लेस, मोर देन में ऊपर से नीचे ऐड और लेस देन में नीचे से ऊपर ऐड, ठीक है बेटा। ये कर लेंगे कन्वर्ट क्लास इंटरवल को लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। लेस देन के लिए नीचे से, लेस देन के लिए ऊपर से नीचे ऐड और मोर देन के लिए नीचे से ऊपर ऐड कन्वर्ट करना हो तो। अगला आता है बेटा लास्ट क्वेश्चन इसमें, डिफरेंस बिटवीन यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम सिंगल वेरिएबल के बेसिस पे डाटा को क्लासीफाई करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसके बेसिस पे, 2 वेरिएबल के बेसिस पे, 2 वेरिएबल के बेसिस पे, तो उसे क्या बोलते हैं, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एम क्या होता है बेटा, टू मेक डिस्क्रिप्शन अबाउट द पर्टिकुलर वेरिएबल, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए डिस्क्रिप्शन तैयार करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन द इंपीरियल रिलेशनशिप बिटवीन, 2 वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम किससे फाइंड करते हैं, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। इसे यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं 1 वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इसे बोलते हैं 2 वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल क्या है, यूनिवेरिएट मतलब सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल क्या है, जैसे हाइट ऑफ स्टूडेंट, जैसे हम बोलें कि हाइट क्या है ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्लास में स्टूडेंट्स की क्या क्या हाइट है, या हम बोले तो ये हो गया 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल को तो क्या कहलाता है, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलेंगे, जो हम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर करें, जैसे हाइट और वेट, कि एक क्लास में बच्चों की हाइट कितनी है और वेट कितना है डिफरेंट स्टूडेंट्स का, तो ये क्या कहलाएगा, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट, अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है बेटा।